तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, साया, भूत प्रेत, परछाई, इन सब की भी सबसे बड़ी बात जिस पर बीतती है आखिर में उसे ही मालूम होता है। बस इसीलिए आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि एक एक दिन काटना और अपने दर्द को अकेले झेलना कितना मुश्किल होता है। साथ ही मैं सुशांत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से मुझे कहानी भेजी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इनका जितना भी धन्यवाद करूं बहुत कम होगा। बस आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की रोमांच भरी कहानियां लाता रहता हूं। साथ ही अगर आप ये भी चाहते हैं कि सुशांत जी की तरह मैं भी आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो बस जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कितने टाइम से आपके चैनल को खामोशी से सुन रहा हूँ। लोगों की घटनाएं सुनता हूँ तो खुद पर बीती हुई घटना याद आ जाती है, और ठीक जब वो गुजरे हुए लम्हे मुझे याद आते हैं तो मैं खौफ से कांप कर रह जाता हूँ। ये बात आज से 10 साल पुरानी है। आज से 10 साल पहले मैं उस भूल भुलैया में फंस के रह चुका था जिससे निकल पाना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। वो एक ऐसी भयानक रात थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैं ग्रेजुएट होकर जब कॉलेज से निकला तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नौकरी मिलने का कोई आसार नहीं था। मैं कई जगह तो इंटरव्यू देने भी नहीं जा पाया। सच कहता हूं, नाकामी का सामना करना पड़ा। एक दिन की बात है, मेरे दोस्त विक्रम ने मुझे पिज्जा डिलीवर करने को कहा, क्योंकि वो खुद भी डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा था। उन दिनों मेरी मासी की तबीयत भी बहुत खराब थी। उनका अच्छे से इलाज करवाना था। उनको देख देख कर मेरे दिल में शर्मिंदगी होती थी कि मैं अपनी बड़ी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। बस यही वजह थी जब विक्रम ने मुझे डिलीवरी बॉय की नौकरी करने को कहा। मैं क्या करता? मैंने तुरंत हाँ कर दी। कहते हैं ना होने से कुछ तो अच्छा ही है। किस्मत अच्छी थी। कंपनी को भी एक लड़के की जरूरत थी। उन्होंने मुझे एक छोटे से इंटरव्यू के बाद नौकरी दे दी। मेरे हाथ में जब 4 पैसे आने लगे तो मुझे यह काम बुरा लगने के बजाय अच्छा लगने लगा। वैसे साथ साथ मैं किसी और नौकरी की भी तलाश में था। पर खैर, उस दिन मैं ऑफ करके घर जा रहा था जब मुझे मैनेजर ने कहा कि एक जगह पिज्जा डिलीवर करना है। उस वक्त वहां कोई भी वर्कर नहीं था, क्योंकि जो लड़का नाइट शिफ्ट करता था आज वो छुट्टी पर था। उसकी तबीयत खराब थी। मैनेजर ने कहा कि अगर आज तुम ये काम करते हो तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैनेजर की बात सुनने के बाद मैं लालच में आ गया। ये भी भूल गया कि आज अमावस्या की रात है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। किसी भी समय बारिश हो सकती है। मौसम बहुत ज्यादा सर्द था। मुझे अच्छे से याद है, आज जब मैं अपने घर से निकला था तो मासी ने मुझसे कहा था कि आज जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि अमावस्या की रातों में बाहर रहना ठीक नहीं। अंधेरा होने से पहले आ जाना। और सबसे बड़ी बात, इस दिन भूत प्रेत आत्माएं होती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अंधेरी रात में ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, और ठीक इन चीजों से टक्कर लेना मुनासिब नहीं। दोस्तों, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था, और यही वजह थी कि जब मैनेजर ने मुझे ज्यादा पैसों का लालच दिया तो अम्मा की सारी बातें मैं भूल गया। मैं ठीक अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल पे कॉलिंग कर रहा था जब मैनेजर ने मुझे एक जगह का एड्रेस दिया। कहने लगे कि आप इस एड्रेस पर पहुंचो और जल्दी वापस आना, क्योंकि 2 और भी ऑर्डर है, और वैसे भी आज तुम अकेले हो तो तुम्हें ही इन दोनों जगह पर भी जाना है। मैनेजर की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मुझे और क्या चाहिए था? पैसे भी मिल रहे थे। मैं ठीक बाइक लेकर बाहर आया और एक ठंडी सी हवा मेरे बदन को छू गई। ये ठंडी हवा मुझे अपने शरीर के अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी। एक अजीब सा एहसास होने लगा। दिल चाह रहा था कि यहीं से वापस चला जाऊं, मगर फिर कुछ सोचकर मैं चुपचाप चल पड़ा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो पैसे मुझे मिलने वाले थे वो मेरी कई जरूरतों में काम आ सकते थे। पर एक बात थी, वो एड्रेस को ढूंढते ढूंढते मैं हैरान हो गया, क्योंकि एड्रेस एक वीरान जगह का था। वहां पर दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। समझ में नहीं आया कि आखिर ये पिज्जा किसने मंगवाया। शायद हो सकता है कि कोई आकर रहने लगा हो। मैंने सर को झटकते हुए सारी सोचों को अपने जहन से निकाल दिया। लेकिन एक बात थी, मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था मेरे मन और शरीर में खौफ सा जाग रहा था। सच कहता हूं, आज से पहले मुझे ऐसा खौफ महसूस नहीं हुआ, और होता भी क्यों ना, क्योंकि इससे पहले मैं रात में कभी बाहर घूमा ही नहीं। शायद आप भी अगर मेरी जगह होते तो डर तो लगता, मगर क्या लोग नौकरी नहीं करते? मेरी जगह अगर वो लड़का होता
जो आज छुट्टी पर था वो अभी तो जाता। बस मन को थोड़ा मजबूत करना होता है, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बस एक ही चीज का डर था कि मैं अकेला ही बाइक पर चलता जा रहा था। मेरी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी से पिज्जा देकर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं ठीक जैसे ही एड्रेस पर पहुंचा तो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उस एड्रेस के पास शमशान घाट और एक वीरान जगह थी। समझ में नहीं आया कि ऐसी जगह से ऑर्डर कैसे आ सकता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो ऐसी सुनसान जगह पर अकेले रह रहे हैं। मेरे दिल में उन लोगों को देखकर एक जज्बा पैदा हो गया। मैंने ठीक बाइक रोड पर रोकी और घर के पास आया। मैंने जैसे ही बैल का बटन दबाया तो अंदाजा हो चुका था ये बैल खराब है, काम नहीं करती। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बार बार मैं यही सोच रहा था कि अब मैं वापस चला जाता हूँ, इससे पहले कि किसी मुश्किल में ना फंस जाऊं। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे चला जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। मैं मुड़ा और चंद कदम ही आगे बढ़ा होगा कि दरवाजा एक चिरचिराहट की आवाज के साथ खुल गया। मैंने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की ने अपने हाथ में दीप जला रखा था। उस दीप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं चुपचाप उस लड़की की तरफ बढ़ा। मैंने उससे कहा कि ये पिज्जा लेकर आया हूं, आपने ऑर्डर किया था। लड़की एकदम मुस्कुरा गई। ऐसा लगा मानो उसकी आंखों में चमक आ गई। सच कहूं तो एक पल के लिए मैं डर गया, क्योंकि जिस तरीके से वो खुश हुई देखकर मैं डर गया। एक बार को तो मैं उसको देखता ही रह गया, और फिर उसके बुलाने पर मैं होश की दुनिया में वापस आ गया। उसने कहा, हाँ ये मैंने ही मंगवाया है, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको पैसे दे रही हूँ। वैसे भी ये मौसम बाहर खड़े रहने के लिए मुनासिब नहीं है, बहुत ठंड हो रही है और ऊपर से बारिश भी, आप बीमार पड़ जाएंगे। उस लड़की के बुलाने पर एहसास हुआ कि मैं वाकई बारिश में खड़ा हूँ। मैं इनकार करना चाहता था, मुझे किसी अजनबी के घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था, मगर पता नहीं क्या बात थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, दीवारें टूटी फूटी थी। मैं उस मकान को देखता ही रह गया और सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इस पुराने वीरान घर में क्या कर रही है, इसकी क्या मजबूरी होगी। उसने मुझे कमरे में ले जाकर बैठाया। पूरे घर में इतनी खामोशी थी कि जैसे सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने उससे कहा कि आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे वापस जाना है, और भी 2-3 ऑर्डर हैं, देर हो गई तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। मगर वो लड़की मेरी बात को नजरअंदाज करके ठीक मेरे सामने बैठ गई, और वो दीप अभी भी उसके हाथ में था। वो लड़की मुझसे कहने लगी कि आपको मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लग रहा, आप जाने की बात कर रहे हैं। मैंने उससे कहा, आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं, क्या आप यहाँ अकेले रहती हैं, आपको डर नहीं लगता। मेरी बातें सुनकर वो लड़की अजीब तरीके से हंसी और हंसती ही चली गई। उसकी हंसी इतनी खौफनाक लगने लगी कि मुझे भी डर लगने लगा। हंसते हंसते वो एकदम से चुप हो गई और फिर कहने लगी, मुझे डर नहीं लगता, लोग मुझसे डरते हैं। इस घर के पास दिन और रात कोई भी नहीं गुजरता। तुम पहले इंसान हो जो मेरे घर में आए हो, वो भी रात के समय। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आज अमावस्या की रात है, मगर फिर भी चले आए वीरान घर में, वो भी अकेले। अब आप यहाँ आ गए हैं तो मैं आपको जाने नहीं दे सकती। दोस्तों, बात करते वक्त उसका लहजा अजीब सा हो गया था, जैसे वो मुझे धमकी दे रही हो कि अगर मैं यहाँ से गया तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं ठीक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, देखिए मैडम, मुझे वापस जाना है, और भी जगह डिलीवरी करनी है, आप जल्दी से पैसे दीजिए। और हाँ, एक बात और, बारिश की फिक्र मत कीजिए, मैं भीग जाऊं या कहीं भी जाऊं, ये मेरा मसला है, आपका नहीं। दोस्तों, एकदम से मैंने अपना लहजा सख्त कर लिया था। मुझे अंदाजा हो गया था ये लड़की कुछ अजीब है। ऐसी अजीब लड़कियां इंसान को बिना वजह किसी भी मुसीबत में फंसा सकती हैं। अगर इसके घर में और कोई होता तो मुझे ऐसा देखकर क्या सोचता, और ठीक अगर ये मुझे किसी झूठी बातों में फंसा दे तो मैं क्या करता। मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा था, मेरे बिना माँ जी नहीं सकती। बस यही सोचकर मैं उठ गया था, मगर वो एकदम से चली गई और दिए की रोशनी भी खत्म हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं बुरी तरह डर गया। कहने लगा, कहाँ चली गई हो तुम, इतना अंधेरा क्यों हो गया। मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला ताकि टॉर्च की रोशनी ऑन कर सकूं, लेकिन अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो हाथ बहुत मजबूत था। अजीब सी आवाज आई कि इस अंधेरे में क्या है, अब इसमें कोई रोशनी नहीं कर सकता। ये आवाज मुझे अपने करीब से सुनाई थी। आवाज उसी लड़की की थी, मगर उसमें किसी जंगली बिल्ली की बुर्राहट थी। आवाज में एक खौफ था, धमकी थी, जैसे वो मुझे बताने की कोशिश कर रही हो
और मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, देखो तुम जो भी हो ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं ऐसी बातों से डरने वाला नहीं। प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मेरे पैसे वापस करो। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा तो अचानक किसी ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे सोफे पे दे मारा। मेरी कमर सोफे के कोने से टकराई और तेज दर्द का एहसास हुआ। मैं समझ चुका था कि मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मोबाइल भी मेरे हाथ में नहीं था और अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने डरते हुए कहा कि देखो तुम जो भी हो ऐसा मत करो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ कमरे में दबकर रह गई हो, जैसे ये कमरा बिल्कुल खाली हो, आसपास कोई भी नहीं था। उसी वक्त मुझे गहरे अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे वो चीज़ मेरे करीब आ रही थी। मैंने जब ठीक से गौर किया तो समझ में आया कि वो किसी की आंखें थी और उन आंखों में बहुत गुस्सा था। मैं तो एकदम सुन्न हो गया, जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैंने भागने की कोशिश की, मगर जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसी वक्त मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ का एहसास हुआ। मैंने घबराकर पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। एक चीज थी जो कि मुझे बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। किसी की गर्म तेज सांसें मेरी गर्दन के पास चल रही थी। उसी वक्त मुझे अपने नाम से किसी ने पुकारा। मैंने गौर किया कि ये तो मेरे मैनेजर की आवाज थी। मैं जोर से चिल्लाना चाह रहा था, उनको मदद के लिए बुलाना चाहता था, मगर किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। पर अचानक कमरे का अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगा। कहीं से एक रोशनी की किरण छाई और धीरे धीरे पूरा कमरा रोशन हो गया। मगर उस रोशनी में जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कांपा दी। मेरे ठीक बिल्कुल सामने एक मुर्दा खड़ा था जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी भयानक चमक थी, जैसे वो मुझे अपनी लपेट में लेना चाहता हो। सच कहूं तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी सांसें रुक गई थी। इसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। उस वक्त मेरे पास मेरा मैनेजर और मेरा दोस्त मौजूद था। जैसे ही मैंने होश संभाला तो मेरा मैनेजर तेज आवाज में बोला, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे होश में आता देख मेरा दोस्त जल्दी से मेरे पास आया और तभी सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। वो लड़की जो मुझे अपने घर ले गई थी, वो खौफनाक लम्हा, वो अंधेरा, मैं कुछ भी भूल नहीं सकता था। एक पल के लिए मैंने अपना चेहरा हाथों से छुपाने की कोशिश की, लेकिन डर और परेशानी मेरे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हुआ था। मैंने घबराते हुए दोस्त से कहा, मुझे यहाँ पर कौन लाया? मैनेजर ने आगे बढ़कर कहा, मैं और विक्रम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। ये सुनते ही मैंने विक्रम की तरफ देखा। मैनेजर ने अभी कुछ कहना शुरू ही किया था कि विक्रम ने मेरा हाथ थाम लिया और गिल्ट भरी आवाज में बोला, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ सुशांत। मेरी वजह से तुम एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। भगवान का शुक्र है कि हम वक्त पर वहां पहुंच गए, वरना क्या पता क्या हो जाता। मैंने हैरानी से मैनेजर की तरफ देखा और कहा, मतलब सर इसमें आपका क्या दोष है? जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सिर्फ मेरी किस्मत थी। मैं इसके लिए आपको दोष कैसे दूं? मैनेजर ने गहरी सांस ली। सुशांत, वह सब मेरी गलती से हुआ। मैं तुम्हें गलत एड्रेस भेज दिया था। बाद में मैं चौंक गया था कि ये मैंने कौन सा एड्रेस भेज दिया। जब मैंने ध्यान से देखा तब मुझे समझ में आया कि जो एड्रेस मैंने तुम्हें भेजा था वो हमारी ब्रांच का था ही नहीं। और जब तक मुझे ये बात समझ में आई तभी विक्रम का फोन आया। और अगर विक्रम मुझे ना बताता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम किसी मुसीबत में फंसे हो। मैंने तुरंत विक्रम की तरफ देखकर कहा, तुम्हें आधी रात में मेरा ख्याल कैसा आया? विक्रम ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी। वो रात भर बेचैन थी, कह रही थी कि आज अमावस्या की रात है, मुझे चिंता हो रही है और सुशांत अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसके ऑफिस वाले से पूछो कब छुट्टी होगी। बस यही सुनने के बाद मैंने मैनेजर को फोन किया। उसी वक्त मुझे पता चला कि तुम किसी वीरान जगह पर फंसे हो। बस इसीलिए हम तुम्हारे पास पहुंचे। लेकिन जब हम तुम्हारे पास पहुंचे थे तब तुम बेहोश पड़े थे, इसीलिए हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। दोस्तों, ये सुनने के बाद मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और। मैनेजर और विक्रम दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी आंखें बंद हो गई। वो लड़की का चेहरा, वो घूरती हुई आंखें, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने वापस आने लगा। मैं घबराकर उठकर बैठ गया। आखिरकार ये सब क्या हुआ था? क्या सच में वो सिर्फ एक लड़की थी या फिर कुछ और? समझ में नहीं आया ये कैसा खेला मेरे साथ हुआ था। विक्रम उस वक्त मेरे पास ही था। मुझे घबराए अंदाज में देखकर वो ठीक मेरे पास आ गया। कहने लगा
कि क्या हुआ सुशांत, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब तो सब कुछ ठीक है। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही आंखें बंद करता हूं वो खौफनाक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। खैर, अगले दिन मैं घर वापस आ गया था। कंपनी वालों ने मुझे कुछ दिन का रेस्ट दिया था और अम्मा को विक्रम ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने भी इस बात को छुपा लिया। अगर अम्मा को बता देता तो वो बहुत परेशान हो जाती। वैसे भी जरा जरा सी बात पर वो सर पर सवार कर लिया करती थी। ये उस रात से 2 दिन की बात है। अम्मा जी काफी देर तक मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करती रही और फिर उनके जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे अपने बिस्तर पर लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी मुझे अजीब सी खुशबू महसूस होने लगी। यकीन कीजिएगा, मैं इस खुशबू को पहचानने लगा और फिर जल्द ही मैंने अपनी आंखें खोल दी। मुझे याद आ गया था कि ये खुशबू मैंने वहां उस वीरान घर में महसूस की थी। मैं तुरंत उठकर अपनी जगह पर बैठ गया और साधारण नजरों से इधर उधर देखने लगा। मैंने सवाल किया, कौन है यहाँ? कौन है मेरे अलावा? मेरी बात के जवाब में सिर्फ खामोशी छा गई। मैंने दोबारा चिल्ला के कहा कि मेरे आसपास कौन है? इसके बाद कमरे की रोशनी बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर मुझे अपने कान के आसपास सरगोशें सुनाई देने लगी। एक अजीब सी आवाज जो मुझसे कह रही थी कि तुम क्या समझते हो, तुम मुझसे दूर भाग जाओगे, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इस आवाज का सुनाई देना और मैं पूरी तरह चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम यहां से चली जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, यहां तक कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम हो कौन। मैं गलती से तुम्हारे घर में चला गया, मगर इस छोटी सी गलती की बड़ी सजा मत दो। उसी वक्त मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी अम्मा भी जाग गई थी। अम्मा दरवाजा खटखटाने लगी। कमरे की हालत फिर पहले जैसी हो गई। कमरे की रोशनी भी ऑन हो गई थी। मैंने भागते हुए दरवाजा खोला। अम्मा सामने खड़ी थी। कहने लगी कि क्या हुआ सुशांत, क्यों तुम चिल्ला रहे हो? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी, सब कुछ ठीक तो है? मैं एकदम से अम्मा से लिपट गया। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई। मैं जानता हूं अम्मा को बता दिया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। मैं सो गया। मैंने अम्मा से कहा, कुछ नहीं, सपने में डर गया था। मैं ठीक अकेले अपने कमरे में सोने नहीं जा रहा था, मैं अम्मा के साथ ही आ गया। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप थोड़ी मालिश कर दो, मैं ठीक यहीं पर सो जाता हूँ। अम्मा मेरे सर की मालिश करती रही और मैं लगातार आंख बंद करके यही सोचता रहा कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। समय बीतने के साथ साथ मेरी सेहत भी खराब रहने लगी। हर वक्त मुझे अपने कंधों पर दर्द रहता। धीरे धीरे मैं इस कदर कमजोर हो गया कि हड्डियों का ढांचा बन गया। अम्मा मेरी वजह से परेशान रहने लगी, कहती, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो सुशांत, तुमको क्या हो गया, इतने कमजोर क्यों हो गए? मैं अम्मा की बात पर सिर्फ खामोश रह जाता। समझ नहीं आ रहा था मैं उन्हें क्या बताता कि जो खौफ से मैं जी रहा हूं वो खौफ मेरी जान लेने वाला है। मैं बस खामोशी से वक्त बिता रहा था। किसी को बताऊं भी तो क्या बताऊं? क्या कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा? आखिर मैं अम्मा से क्या कहता? एक लड़की है जिसकी आवाज मुझे सुनाई देती है, जो जब भी मेरे पास आती है तो मेरा शरीर हरकत नहीं कर सकता, और तो और जैसे ही वो मेरे कमरे में आती है तो अंधेरा छा जाता है। इसके बाद उसकी खौफनाक बातें जो कि मेरे पूरे बदन को हिलाकर रख देती है। मैं रोना चाहता था, जी चाहता था कि अपना जीवन समर्पण कर लूं, लेकिन जब अम्मा जी के चेहरे की तरफ देखता तो बस इस खौफनाक जिंदगी बिताने को तैयार हो जाता। मेरे दोस्त विक्रम मुझसे कई बार पूछ चुका था कि तुम इतने बदल क्यों गए हो। मैनेजर भी मुझे देखकर परेशान रहता। एक दिन कहने लगा कि जब से तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ है तब से तुम बिल्कुल बदल गए हो, और तो और इतने कमजोर भी हो गए हो। हर वक्त क्या सोचते हो? बताओ, कोई परेशानी है तो जरूर बताओ, क्या पता हमारे पास कोई हल निकले। मैं अपने मैनेजर को खामोशी से देखने लगा, क्योंकि उस लड़की ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो वो मेरे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचा देगी, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस रात भी उसकी खौफनाक बातें सुनकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मैं 1000 बार तुमसे माफी मांग चुका हूं, एक काम करो, तुम मुझे खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि न जाने कब अम्मा ये सब बातें सुन ले। इसके 1 मिनट बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अम्मा जी मुझसे लिपट गई, कहने लगी कि कब से तुम इस मुश्किल में हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सब कुछ सुन लिया है, ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। कौन है जो तुम्हें तंग करता है? क्या चाहता है वो तुमसे? उसी वक्त
उस लड़की की सरगोशी फिर से सुनाई थी। सिर्फ मुझे कह रही थी कि अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना, वरना मैं तुमसे तुम्हारे करीबी लोगों को छीन लूंगी। मैंने तुरंत अम्मा जी से कहा, कुछ नहीं, सपना था। मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या कह रहा था और आपने क्या सुना। मैंने अम्मा जी को टाल दिया, मगर खुद पूरी रात सो नहीं सका। इसके ठीक अगले दिन जब मैं काम से वापस आया तो मेरे घर में विक्रम भी मौजूद था। मुझे देखकर अम्मा जी और विक्रम दोनों मुस्कुराने लगे। अम्मा ने कहा, आ गए बेटा, हम थोड़ी देर पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज हमें एक जरूरी काम से जाना है। मैंने विक्रम की तरफ देखा। जरूरी काम? कहाँ जाना है और क्यों? वैसे भी अभी शाम हो चुकी है और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। विक्रम ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, चलो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर जा रहा हूँ, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। विक्रम जबरदस्ती करके मुझे घर से बाहर ले आया। सच कहता हूँ, मेरे मन में एक अजीब सा सवाल चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे मेरे दिल में घबराहट हो रही थी। मैंने विक्रम से कहा, विक्रम कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो तुम जहां भी जा रहे हो इस टाइम कहीं भी जाना ठीक नहीं है, वैसे भी रात हो चुकी है। दोस्तों बोलते बोलते मेरी आंखें बंद हो गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने विक्रम से कहा, विक्रम मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मैं क्या करूं? ये सब कुछ अचानक क्या हो रहा है? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? सच कहूं तो इतना परेशान हो गया जिसकी कोई हद नहीं थी। अम्मा भी मेरे इस रवैये से काफी परेशान हो चुकी थी। अम्मा विक्रम से कह रही थी कि विक्रम बेटा, मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा है, और जो कुछ भी है कहीं वो इसकी जान न ले ले। कितनी दूरी पर है वो तांत्रिक का घर? क्या वहां पहुंचने में काफी समय लगेगा? दोस्तों उसी वक्त मुझे मेरे कानों में खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज मुझसे कह रही थी, यहां से भाग जाओ, इन लोगों के साथ मत जाना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अगर तुम इनके साथ गए तो तुम्हारे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन लूंगी। बस एक बार वापस मुड़ो, तुम्हारी रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर तुम इनके साथ गए तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस खौफनाक आवाज के सुनाई देते ही मैंने वापस जाने का मन बना लिया। मैंने तुरंत विक्रम को गाड़ी रोकने को कहा। मैंने वॉशरूम का बहाना बनाया और जैसे ही मैं नीचे उतरा तो वापस भागने लगा। कुछ ही मिनट में मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मुझे मालूम हो गया कि वो जो कुछ भी है वो नहीं चाहती कि मैं माँ और अपने दोस्त के साथ जाऊं। विक्रम ठीक मेरे पीछे पीछे भागता रहा, कहने लगा कि क्या हो गया सुशांत, कहाँ जा रहे हो तुम? हमारे साथ चलो, तुम्हारा हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। बात को समझो, कहीं देर ना हो जाए। सुशांत प्लीज वापस आ जाओ, मान जाओ। दोस्तों एक तरफ विक्रम की आवाज थी और दूसरी तरफ वो मुझे पुकार रही थी, लेकिन मेरी शरीर की कमजोरी मुझे दौड़ने नहीं दे रही थी। उसी वक्त विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस उसी ओर ले जाने लगा। मुझे दोबारा आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, सर मेरा एकदम भारी सा हो गया। मगर विक्रम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं इतना कमजोर कब हुआ मालूम नहीं चला। मैं विक्रम से हाथ तक नहीं छुड़ा पाया। मगर क्यों, क्या हुआ है मुझे? मैं मन में सोच रहा था कि इन्हें मेरे बारे में कहीं पता तो नहीं चल गया। विक्रम ने गाड़ी लॉक कर दी, कहने लगा कि बस कुछ देर की बात है अम्मा, वो बाबा यहीं पर तपस्या करते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा बनाया हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सुशांत को लेकर यहाँ पर उनके पास आऊँ। वो कह रहे थे कि ये सब आसान नहीं होगा। उसी बीच मैं और विक्रम आपस में बातें कर रहे थे, जबकि मुझे बार बार मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दे रही थी। सच कहता हूँ, मेरे कानों पर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कंधों के ऊपर कोई बैठा हो। सच कहता हूँ, मेरा पूरा शरीर एकदम भारी हो गया था। उसी वक्त विक्रम ने गाड़ी रोकी और मेरा हाथ पकड़कर चलने लगा। मेरे कानों में अब भी आवाज़ आ रही थी। वो चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। कह रही थी कि तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें सजा दूंगी, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। उसी वक्त अचानक मुझे जोर का चक्कर आया और मैं ज़मीन पर गिर गया। न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया, क्योंकि जब मैं होश में था तो मैं एक छोटे से कमरे में था। मेरा सर उस वक्त माँ की गोद में था। मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ था, विक्रम बगल में बैठा हुआ था। मेरे होश में आते ही तांत्रिक कहने लगा कि हमारे पास समय कम है और हमें ये सारा अमल आज ही करना होगा, वरना जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो इसे अपने साथ ले जाएगा। तांत्रिक की बात सुनने के बाद अम्मा परेशान हो गई, कहने लगी कि बाबा आप कुछ करें, पिछले 25 दिनों से इसकी ऐसी ही हालत है, मेरा एक ही बेटा है, इसे मैं नहीं खो सकती। ठीक है,
एक हल है मेरे पास, मगर ये काम आपके बेटे को ही करना होगा। ये काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपके बेटे के साथ रहूंगा और मैं हर बार इसकी सुरक्षा करूंगा। दोस्तों, मैं चुपचाप खामोशी से माँ और तांत्रिक की बातें सुन रहा था। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मेरे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कौन है वो लड़की जो मुझे इतना तंग कर रही है? वो अक्सर मुझे डराती है। आखिर वो क्या चाहती है? मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वो हर दिन मुझे परेशान करती है। बाबा मुझे देखते रहे और फिर कहने लगे कि बेटा, ये बातें मैं तुम्हें बाद में बताना चाहता था, मगर अब तुमने सवाल पूछ ही लिया है तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये बता ही देता हूँ। सबसे बड़ी बात, उस रात जिस घर में तुम गए थे वो कई सालों से बंद है। तुम जानते हो वहाँ दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता, और तुम तो वहाँ रात में चले गए, और वो भी अमावस की रात। जो साया तुम पर लगा है उस लड़की का नाम गौरी है। वो उस हवेली की नौकरानी थी। घर के मालिक ने उसके साथ जबरदस्ती की और फिर उसको मारकर आंगन में दफना दिया। लड़की के माँ बाप, बहन भाई सब उसे ढूंढते रहे, मगर मालिक ने सबको कह दिया कि तुम्हारी लड़की भाग चुकी है किसी अनजान लड़के के साथ। इसके बाद वो मालिक भारत से बाहर चला गया और ठीक उस लड़की का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इसीलिए उसकी आत्मा भटकती रही। हर अमावस की रात उसकी आत्मा जाग जाती है। वो अपने कातिल को ढूंढने लगती है। कई सालों से वो अपने कातिल का इंतजार कर रही है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। वो तो शुक्र था कि तुम्हारा मालिक और दोस्त सही समय पर आ गए, वरना वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेती। वो तो तुम्हारी माँ की दुआ है और शायद तुम्हारे अच्छे काम की वजह से तुम अब तक महफूज हो। दोस्तों, मैं सब सुनकर हैरान रह गया। मैं सच में इतना घबरा चुका था जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। मैंने बाबा से कहा, बाबा, अब जब सबको पता चल ही गया है तो ये बताया मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं? बाबा ने कहा कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा। मैं ठीक वहां पर मखसूस मंत्र पढ़कर उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा। उसकी आत्मा वापस चली जाएगी, उसको शांति मिल जाएगी। मगर यह काम तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें एक रात उस घर में रहकर मंत्र पढ़ने होंगे। चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मैं ठीक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मेरे क्या आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा कौन कर सकता है? जिस जगह पर जाने के बाद मेरी यह हालत हुई, उसके बाद मैं उसी घर में वापस कैसे जा सकता हूँ? मगर क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। इससे पहले किसी ने मदद भी नहीं की थी, अब मदद मिली तो मैं उसे ठुकरा कैसे सकता हूँ? हाँ, याद आया, शायद वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बस यही सोचकर मैं बाबा के साथ रात को उस घर में चला गया। उस रात फिर से मुझे वो पहले वाली रात याद आ गई, मगर एक बात थी, इस बार एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। बाबा मुझसे कह रहे थे कि तुम किसी भी आवाज पर गौर मत करना, तुम्हें वो बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करेगी ताकि तुम इस काम से रुक जाओ, मगर तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें कहा है, वरना वो औरत तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मार देगी। मैं ठीक बाबा के मुताबिक मंत्र पढ़ने लगा। इन सब के दौरान मुझे बहुत सारे खौफनाक मंजर आते रहे। बहुत सी अजीब सी आवाजें कानों में गूंजती रही, मगर मैं मंत्र लगातार पढ़ता रहा। उसी बीच मुझे वो जगह नजर आई जहां पर उसकी लाश गाड़ी हुई थी। बाबा ने मेरे हाथ का इशारा देखा और वो समझ गए कि लाश को इधर ही गाड़ा हुआ है। बाबा ने उस जगह के चारों ओर घेरा बना दिया। चारों तरफ एकदम खामोशी से छा गई। बाबा मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, तुम पर जो मुश्किल थी वो खत्म हो गई। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो यहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी है। अब वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये बनावटी लगेगी, मगर मैंने सर के चैनल पर एक बात देखी है। मैं कई लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ कि लंबी स्टोरी लाओ। आपको बता दो कि सर को जितने भी लोग कहानियां भेजते हैं वो अपनी उतनी ही हकीकत बताते हैं जितना कि उनके साथ घटा होता है, मगर आपको खुलकर कोई नहीं बताता। इसीलिए मैंने फैसला किया, और सबसे बड़ी बात, इस कहानी को बताने के लिए मुझे 1 हफ्ता लग गया। आप सोच सकते हैं इतने लंबे लंबे मैसेज टाइप करना कितना मुश्किल होता है। वो तो बस सर का फैन होने की वजह से मैं सर के लिए इतना ही कर सकता था। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।